हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। तो हमने स्टार्ट किया था हमारा 11th का केमिस्ट्री। आई एम रुशाली मैम फ्रॉम वीएम एकेडमी नासिक। तो आज का है लेक्चर नंबर 4। आज के लेक्चर में हमें देखना है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का पार्ट 2। ऑलरेडी इस सेम चैप्टर के 3 लेक्चर हो चुके हैं। इस सेम चैनल पे जाके आप तीनों लेक्चर देख सकते हो। आज का पार्ट 2 है, मतलब कल का जो 3rd लेक्चर था उसमें पार्ट 1 कंप्लीट हो चुका है। देर आर टोटल 5 लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, जिसमें से 2 लॉ मैंने 3rd लेक्चर में कवर किए थे। जो रिमेनिंग 3 है आज हमें देखने अंडर द हेडिंग ऑफ केमिकल लॉज ऑफ कॉम्बिनेशन पार्ट 2। द फर्स्ट लॉ इज थर्ड लॉ इज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन। मल्टीपल मतलब जब 2 से ज़्यादा कंपाउंड फॉर्म होंगे तब। तो क्या है लॉ? द लॉ इज स्टेटेड बाय द जॉन डाल्टन, एक ब्रिटिश साइंटिस्ट थे। उन्होंने ये लॉ को प्रपोज किया था इन 1803। द लॉ स्टेट्स दैट व्हेन 2 एलिमेंट्स ए एंड बी, 2 एलिमेंट है ए एंड बी, फॉर्म मोर देन 1 कंपाउंड, अगर दोनों कंबाइन होके एक से ज़्यादा कंपाउंड बनाते हैं, द मासेस ऑफ एलिमेंट बी, जो एलिमेंट बी का मास होगा जो कंबाइन होगा ए के साथ, आर ऑलवेज इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर। तो क्या होगा, जब ए और बी कंबाइन होंगे और एक से ज़्यादा कंपाउंड बनेंगे तो बी ए के साथ जो रिएक्ट होता है तो ए का जो होगा रेशियो क्या होगा, ऑलवेज एक छोटा स्मॉल नंबर में होगा। तो चलो देखते विथ एग्जांपल। तो चलो एग्जांपल देखते। उन्होंने कहा था ए एंड बी 2 एलिमेंट्स, तो मैंने यहाँ पे 2 एलिमेंट लिए, एक कार्बन और एक ऑक्सीजन। तो दोनों मिला के एक से ज़्यादा कंपाउंड फॉर्म कर सकते हैं। पहला कॉम्बिनेशन हुआ है कार्बन और ऑक्सीजन का, फॉर्मेशन हुआ कार्बन डाइऑक्साइड। बाद में कॉम्बिनेशन हुआ कार्बन और ऑक्सीजन का, फॉर्म हुआ कार्बन मोनोऑक्साइड। तो अभी इन दोनों का प्रपोर्शन देखना है हमें। तो ये प्रपोर्शन मैं नीचे लिखती हूँ, फॉर CO2 एंड CO। ओके, तो क्या होगा कार्बन एज टू ऑक्सीजन, कार्बन का क्या होता है एटॉमिक मास नंबर 12, ऑक्सीजन का 16। तो क्या होगा 12 एज टू 32, और यहाँ पे क्या होगा 12 एज टू 16। ओके, इसे थोड़ा सिंप्लीफाई किया तो क्या होगा, ये 3 एज टू 8, और ये क्या होगा 3 एज टू 4, 3 एज टू 4। तो अगर ऑब्जर्व करोगे, लॉ को भी पढ़ती हूँ मैं एक बार। व्हेन 2 एलिमेंट्स ए एंड बी फॉर्म मोर देन 1 कंपाउंड, दिस 2 एलिमेंट्स, इसको ए एज्यूम करो, इसे बी एज्यूम करो, तो इन्होंने एक से ज़्यादा कंपाउंड को क्या किया है, फॉर्म किया है। CO2 को भी फॉर्म किया, CO को भी फॉर्म किया बाय यूजिंग द सेम एलिमेंट ए बी, कार्बन एंड ऑक्सीजन। तो ये 2 कंपाउंड जब फॉर्म होते हैं तो जो बी कंपाउंड होगा ए के साथ जब कंबाइन होता है तो ए का क्या होगा, फिक्स प्रपोर्शन होगा। तो ए का क्या है, स्मॉल होल नंबर एक फिक्स नंबर होगा। तो रेशियो में जो ए होगा, पहला कंपोनेंट होगा, वो क्या होगा, फिक्स अमाउंट में होगा। और एक एग्जांपल देखते हैं। सेकंड एग्जांपल हम लेते हैं हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन ऑक्सीजन कंबाइन होके वाटर बना सकते हैं H2O, हाइड्रोजन पेरोक्साइड बना सकते H2O2। चलो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो देखते हैं। हाइड्रोजन एज टू ऑक्सीजन, हाइड्रोजन का होता है 1 और ऑक्सीजन का होता है 16। हियर 1 एज टू 16, यहाँ पे कितना होगा 2 एज टू 32, मतलब क्या होगा 1 एज टू 16। अगर यहाँ पे पहले को ऑब्जर्व करोगे तो क्या होगा, स्मॉल रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर। तो यहाँ पे भी वैसे ही आ रहा है, मतलब जब भी 2 एलिमेंट एक दूसरे के साथ क्या होते, कंबाइन होते और एक से ज़्यादा कंपाउंड बनाते हैं, तो जो दूसरा एलिमेंट है पहले एलिमेंट के साथ जब कंबाइन होता है तो पहला एलिमेंट का ऑलवेज रेशियो क्या होता है, स्मॉल होल नंबर। दिस लॉ इज नोन एज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन। और ये है थर्ड एग्जांपल नाइट्रोजन ऑक्सीजन। नाइट्रोजन ऑक्सीजन भी 2 कंपाउंड बना सकते हैं, पहला होगा नाइट्रिक ऑक्साइड, दूसरा होगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। सो नाइट्रोजन एज टू ऑक्सीजन का रेशियो होगा, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास नंबर 14, ऑक्सीजन का 16, 14 एज टू 16, 14 एज टू 16 टू 32, 7 एज टू 8, 7 एज टू 16। तो क्या हुआ, स्मॉल होल नंबर रेशियो आ रहा है। तो ये है लॉ ऑफ मल्टीपल
प्रपोर्शन। एग्ज़ाम में हमेशा आता है स्टेट लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन विथ सुटेबल एग्जाम्पल, या कभी कभी क्वेश्चन ऐसा भी आता है वेरीफाई द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन फॉर केमिकल रिएक्शन बिटवीन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, बिटवीन केमिकल रिएक्शन ऑफ कार्बन ऑक्सीजन, बिटवीन केमिकल रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीजन। तो तीनों भी एग्जाम्पल हमने यहाँ पे कवर कर लिए। Fourth law is the Gay-Lussac's law. The scientist Gay-Lussac in 1808 proposed the law. Remember student, this law is applicable for gases only, not for the solid। मतलब यहाँ पे हम मास की बात नहीं कर सकते, यहाँ पे हम बात करेंगे वॉल्यूम ऑफ द गैस। जो गैस एंड लिक्विड होते हैं उनका क्या होता है, वॉल्यूम होता है, और जो सॉलिड होते हैं उनका क्या होता है, मास होता है। लेकिन यहाँ पे हम वॉल्यूम की बात करेंगे इन लीटर। वॉल्यूम होता है इन लीटर में भी होता है, डीएम क्यूब में भी होता है, लेकिन हम लीटर में बात करेंगे। और यहाँ पे गैस के लिए तो ये अकॉर्डिंग टू दिस लॉ क्या है, व्हेन गैसेस कंबाइन और प्रोड्यूस इन केमिकल रिएक्शन, अगर गैस एक दूसरे के साथ कंबाइन होते या केमिकल रिएक्शन से गैस फॉर्म होते, दे डू सो इन अ सिंपल रेशियो, तो क्या होंगे, एक सिंपल रेशियो होंगे किसके, वॉल्यूम के। तो जब भी गैसेस बनते हैं तो एक सिंपल रेशियो होगा। क्या होना चाहिए कंडीशन, दे शुड बी एट द आइडेंटिकल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो उन गैसेस की जो टेम्परेचर प्रेशर जो उन पे अप्लाई होगा वो क्या होना चाहिए, आइडेंटिकल होना चाहिए। मीन्स एट सेम टेम्परेचर प्रेशर when gases combine or gases are produced by chemical reaction they have the simple रेशियो। तो उनका जो रेशियो होगा वो क्या होगा, एक सिंपल रेशियो होगा। तो अभी हम मास की बात नहीं कर रहे, अभी हम बात करेंगे वॉल्यूम, द वॉल्यूम ऑफ गैसेस। तो ये जो लॉ है आपको फिजिक्स में भी है और केमिस्ट्री में भी है, तो आपको अच्छे से याद रखना है कि जब भी दो गैस एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, कंबाइन होते हैं, या फिर कहीं पे दो कंपाउंड फॉर्म होके गैस फॉर्म होता है, तो क्या होगा, एक सिंपल रेशियो में होगा वॉल्यूम के। सिर्फ क्या होने चाहिए, टेम्परेचर प्रेशर की कंडीशन क्या होने चाहिए, आइडेंटिकल होने चाहिए। तो चलो एग्जांपल देखते हैं। तो पहला एग्जांपल है H2O2 एंड फॉर्मेशन ऑफ H2O। लेकिन ये रिएक्शन यहाँ पे बैलेंस नहीं है, इस रिएक्शन को हमें क्या करना है, बैलेंस करना है। तो यहाँ पे दो क्या है, ऑक्सीजन है, यहाँ पे एक ही ऑक्सीजन दिख रहा है। अगर ऑक्सीजन को दो करना है तो यहाँ पे मुझे 2 लेना पड़ेगा। ऑक्सीजन 2 हो गए, लेकिन अभी हाइड्रोजन कितने हो गए, 4। यहाँ पे 2 ही हाइड्रोजन दिख रहे हैं, इसलिए यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा, 2 करना पड़ेगा। अभी जो जो रिएक्शन में शॉर्ट फॉर्म होते हैं मैं आपको लोगों को एक बार बता देती हूँ। जब भी रिएक्शन में ऐसे लिखा होता है ब्रैकेट में नीचे ऐसे G होता है, इसका मीनिंग क्या होगा, इट इज़ इन गैसियस स्टेट। ओके, जब L लिखा होगा मतलब ये क्या होगा, इन लिक्विड कंडीशन। जब स्मॉल s लिखते हैं इसका मीनिंग क्या होगा, इट इज़ इन सॉलिड स्टेट। या सॉलिड को डाउनवर्ड एरो से भी दिखाते हैं, जिसे हम प्रेसिपिटेट कहते हैं, मतलब पीपीटी। क्योंकि सॉलिड क्या होता है, हेवी होता है, तो क्या होगा, डिपॉजिट होगा बेस में। कभी कभी ऐसे भी होता है, एक्वियस लिखते। एक्वियस मतलब वो सॉलिड स्टेट में था और उसे क्या किया गया है, डिज़ोल्व किया गया है, डिज़ोल्व इन वाटर। जब पानी में डिज़ोल्व करते हैं किसी भी सॉलिड को तो उसे क्या कहते हैं, एक्वियस कहते हैं। कभी कभी अपवर्ड एरो होता है, तो जो गैस होता है, गैस के लिए क्या यूज़ करते, अपवर्ड एरो, क्योंकि गैस क्या लाइट होते हैं, तो रिएक्शन मिक्सचर से वो बाहर निकल आते हैं। तो ये कुछ शॉर्ट फॉर्म है जो जनरली रिएक्शन में यूज़ होते हैं, जो आपको पता होनी चाहिए। स्मॉल g का मीनिंग होगा गैसियस स्टेट, या अपवर्ड एरो होगा तो भी मीनिंग होगा इट इज़ इन गैस फॉर्म। अगर L लिखा है तो लिक्विड होगा, स्मॉल s है तो सॉलिड, या कभी कभी डाउनवर्ड एरो दिखाते हैं मतलब प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ है। और AQ मतलब एक्वियस लिखा होगा तो मतलब वो सॉलिड कंडीशन में था, उसको क्या किया गया है, पानी में डिज़ोल्व किया गया है, इसलिए क्या लिखते हैं, एक्वियस। हमें पता है वाटर को हम एक्वा भी कहते हैं, तो एक्वियस मतलब डिज़ोल्व इन वाटर। तो चलो ये रिएक्शन अभी बैलेंस हो चुकी है। अभी हमें देखना है इन द फॉर्म ऑफ मोल, इन द फॉर्म ऑफ वॉल्यूम। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है इसका जो है कोएफिशिएंट 2 है, यहाँ पे कुछ भी नहीं मतलब 1 है, यहाँ पे कुछ भी, यहाँ पे 2 है। अगर मैं ऐसे कहूँ 2 वॉल्यूम ऑफ H2 रिएक्ट विथ 1 वॉल्यूम ऑफ O2, फॉर्मेशन ऑफ 2 वॉल्यूम ऑफ H2O, सारे गैसेस कंडीशन में होना ज़रूरी है, एट सेम
टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है। अगर टेम्परेचर प्रेशर सेम है तभी ये पॉसिबल है। टू वॉल्यूम रिएक्ट्स विथ वन वॉल्यूम, फॉर्मेशन ऑफ टू वॉल्यूम, मतलब रेशियो क्या होगा इनका 2:1:2। तो ये रेशियो हो गया 2:1:2। मतलब ये टू वॉल्यूम में अगर रिएक्शन मिक्सचर में ये 100 ml होगा, या 100 लीटर लिखते, ml लिखते, मिलीलीटर, तो ये कितना होना चाहिए, उसका आधा होना चाहिए, मतलब 50 ml। एट दैट टाइम ये कितना फॉर्म होगा, ये इसके इतना ही फॉर्म होगा, इससे क्या कितना होगा, मतलब 100 ml। तो ये रेशियो क्या होगा, मेंटेन होगा। इन तीनों का भी रेशियो निकालोगे तो यही मिलेगा 2:1:2। इसे हम क्या कहेंगे, गे-लुसैक्स लॉ। एक बार फिर से समझ लो गे-लुसैक्स लॉ क्या है। अंडर द सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर प्रेशर और अंडर द आइडेंटिकल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर प्रेशर, व्हेन गैसेस कंबाइन, गैसेस जब कंबाइन होते देन, और दे आर प्रोड्यूस इन द केमिकल रिएक्शन, गैसेस अगर केमिकल रिएक्शन से प्रोड्यूस भी होते तो उनका क्या होगा, वॉल्यूम का एक सिंपल रेशियो होगा। तो यहाँ पे सिंपल रेशियो है 2:1:2। और एक एग्जांपल देखते हैं। सेकंड हम देखते हैं हैबल्स प्रोसेस का। नाइट्रोजन, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ गैस, हाइड्रोजन गैस, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया NH3, ये भी क्या होता है, गैस फॉर्म में होता है, राइट। अगर यहाँ पे मुझे बैलेंस करना है, 2 नाइट्रोजन, यहाँ पे एक ही दिख रहा है तो यहाँ पे मैंने 2 लगा दिए, तो अभी ये 6 हो गए, तो यहाँ पे कितना लगाना पड़ेगा, 3। तो चलो अभी ऑब्जर्व करते हैं किसके कोएफिशिएंट क्या है। ये कितना होना चाहिए, 1 वॉल्यूम होना चाहिए, तब इसकी कितनी ज़रूरत पड़ेगी, 3 वॉल्यूम, और ये कितना बनेगा, 2 वॉल्यूम बनेगा। मतलब अगर रिएक्शन मिक्सचर में ये 1 लीटर यूज़ होता है, एट दैट टाइम इसकी कितनी ज़रूरत पड़ेगी टू कंप्लीट द रिएक्शन, 3 लीटर, और प्रोडक्ट कितना फॉर्म होगा, 2 लीटर। तो रेशियो क्या हो गया, 1:3:2। आ रहा है समझ में, या इसे थोड़ा सा अलग समझते। अगर ये 100 ml लिया तब कितने हाइड्रोजन की ज़रूरत होगी, 300 ml हाइड्रोजन की ज़रूरत होगी, तब क्या बनेगा, 200 ml क्या बनेगा, अमोनिया बनेगा। तब भी रेशियो क्या रहेगा, 1:3:2। कंडीशन क्या है, एट द सेम टेम्परेचर प्रेशर, अंडर द आइडेंटिकल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर प्रेशर, जब सारे गैसेस में होंगे तो उनका वॉल्यूम क्या होता है, एक स्मॉल फिक्स क्या होता है, रेशियो होता है, स्मॉल रेशियो में होगा। तो इसे कहेंगे हम गे-लुसैक्स लॉ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑलवेज आस्क इन एग्जाम फॉर 2 मार्क्स और 3 मार्क्स, या कभी कभी एग्जाम्पल देते हैं और पूछते हैं कि ये कौन से लॉ को फॉलो करता है। तो देखना है गैसेस कंडीशन होगी तो फॉलो करेगा गे-लुसैक्स लॉ। तीसरा और एक एग्जाम्पल देखते हैं हम। H2 प्लस Cl2, हाइड्रोजन गैस प्लस क्लोरीन गैस, अभी सारे गैसेस कंडीशन में, फॉर्मेशन ऑफ HCl, ये भी वेपर है, मतलब गैस के ही फॉर्म में, हाइड्रोजन क्लोराइड भी कहते हैं इसे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी कहते हैं। ये कितना नंबर बनेगा, 2, बैलेंस करनी रिएक्शन। तो यहाँ पे मैं मुझे दिख रहा है 1 वॉल्यूम में, ये भी 1 वॉल्यूम है, तब ये कितना बनता है, 2 वॉल्यूम बनता है। मतलब रेशियो क्या होगा, 1:1:2। ओके, आ रहा है समझ में। कभी कभी एग्ज़ाम में पूछते हैं कि एक से ज़्यादा एग्जाम्पल दो, तब भी आपको आना चाहिए। दूसरा एग्जाम्पल है SO2 प्लस O2, सल्फर डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन, फॉर्मेशन ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड। अभी रिएक्शन को बैलेंस करना है, तो बैलेंस कैसे करोगे, अगर यहाँ पे मैंने 2 लिया तो ये भी कितना फॉर्म होगा, 2 ही फॉर्म होगा। देखो 2 सल्फर 2 सल्फर, 3 2 ज़ा 6 ऑक्सीजन, 2 + 2 2 ज़ा 4, कितने हुए, 6 ऑक्सीजन, बैलेंस हुआ। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है 2 वॉल्यूम 1 वॉल्यूम, फॉर्मेशन ऑफ 2 वॉल्यूम, तो रेशियो क्या हुआ, 2:1:2। तो आ रहा है रेशियो 2:1:2। तो ये कुछ एग्जाम्पल हो गए, ये थर्ड एग्जाम्पल था, ये
फोर्थ एग्जाम्पल था। तो हमने जो 4 एग्जाम्पल हमारे सिलेबस में या अभी तक अवेलेबल है वो सारे हमने देख लिए गे-लुसैक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। तो इस लॉ के हिसाब से क्या है, अंडर द आइडेंटिकल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर व्हेन गैसेस कंबाइन और प्रोड्यूस इन केमिकल रिएक्शन, तो वो क्या होंगे, दे डू सो इन अ सिंपल रेशियो बाय द वॉल्यूम। वॉल्यूम के क्या होंगे, एक सिंपल रेशियो में क्या होंगे, वो प्रेजेंट होंगे और रेशियो को ऐसे निकालना है। ओके, नेक्स्ट लॉ एवोगाड्रोस लॉ। एवोगाड्रोस नंबर आप लोगों ने सुना होगा, एन से को डिनोट करते, तो वही एवोगाड्रोस है। उन्होंने एक लॉ प्रपोज किया था इन 1811। वो क्या कर रहे थे, वो काम कर रहे थे, वो फाइंड आउट कर रहे थे एटम और मॉलिक्यूल में क्या फ़र्क है। तो इस पे जब उनका काम चल रहा था तब उन्होंने बहुत सारे केमिकल रिएक्शन किए और उस केमिकल रिएक्शन से उनको जो ऑब्जर्वेशन मिले तो उससे उन्होंने एक लॉ को स्टेट किया, उसे हम कहेंगे एवोगाड्रोस लॉ। तो इस लॉ के हिसाब से क्या था, इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, मतलब अगर टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन सेम है तो वॉल्यूम का जो गैसेस का जो वॉल्यूम होगा वो किसके प्रोपोर्शन में होगा, किसके इक्वल में होगा, नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स। मीन्स अकॉर्डिंग टू हिम जो भी वॉल्यूम होगा एट सेम टेम्परेचर प्रेशर इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलिक्यूल। मतलब जितना वॉल्यूम इंक्रीज होगा मोलिक्यूल्स भी उतने इंक्रीज होंगे, या ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसे हम क्या कहेंगे, एवोगाड्रोस लॉ। क्या है लॉ, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स। मतलब अगर टेम्परेचर प्रेशर की कंडीशन आप मेंटेन करते हो, आइडेंटिकल रखते हो, तो जितना वॉल्यूम प्रेजेंट होगा उतने ही क्या प्रेजेंट होते हैं, मोलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं। अभी तो वॉल्यूम का हमने अभी देखा गैसेस के लिए ये लॉ अभी, तो उतने ही क्या प्रेजेंट होंगे, उनमें मोलिक्यूल्स भी प्रेजेंट होंगे। तो चलो देखते हैं कैसे। वो जो 4 एग्जाम्पल हमने देखे थे वही देखते हैं। हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, फॉर्मेशन ऑफ वाटर वेपर, सो गैस। यहाँ पे मुझे दिख रहा है 2 वॉल्यूम, यहाँ पे दिख रहा है 1 वॉल्यूम, यहाँ पे दिख रहा है 2 वॉल्यूम, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मतलब कितना होगा, 1 होगा। तो उसका क्या, एवोगाड्रो का क्या कहना था, ये जो वॉल्यूम होगा ये किसके इक्वल में होगा, मोलिक्यूल। मतलब कितने मोलिक्यूल प्रेजेंट होंगे, हाइड्रोजन के 2 मोलिक्यूल, ऑक्सीजन के कितने मोलिक्यूल की ज़रूरत पड़ेगी, तब 2 मोलिक्यूल की, और एट दैट टाइम 1 मोलिक्यूल की, और क्या फॉर्म होगा, 1 मोलिक्यूल ऑफ द वाटर फॉर्म होगा, 2 मोलिक्यूल ऑफ वाटर फॉर्म होगा। मतलब जितना वॉल्यूम होगा किसके इक्वल में होगा, मोलिक्यूल के इक्वल में होगा, अगर टेम्परेचर और प्रेशर क्या होंगे, आइडेंटिकल होंगे तीनों के लिए। एट द सेम टेम्परेचर प्रेशर और आइडेंटिकल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ गैसेस इज इक्वल टू द मोलिक्यूल ऑफ गैसेस अकॉर्डिंग टू एवोगाड्रोस लॉ। तो इसमें जितने वॉल्यूम है उतने ही मोलिक्यूल प्रेजेंट होंगे, तो इसे हम क्या कहेंगे, एवोगाड्रोस लॉ। सेकंड एग्जांपल देखते हैं। और हमने सेकंड एग्जांपल देखा था कि H2 प्लस N2, हमने N2 प्लस H2 लिखा था, हैबर्स प्रोसेस, फॉर्मेशन ऑफ NH3। ओके, तो यहाँ पे था 1 वॉल्यूम, 3 वॉल्यूम, 2 वॉल्यूम। तो इसके हिसाब से क्या होगा, ये क्या होगा, 1 मोलिक्यूल, ये 3 मोलिक्यूल, और ये क्या होगा, 2 मोलिक्यूल। मतलब इसमें क्या होंगे, 1 मोलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट्स विथ 3 मोलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन, फॉर्मेशन ऑफ 2 मोलिक्यूल ऑफ अमोनिया। वही था पहले, 1 वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट विथ 3 वॉल्यूम ऑफ H2, फॉर्मेशन ऑफ 2 वॉल्यूम ऑफ अमोनिया गैस। तो यह भी किसमें, वॉल्यूम की जगह पे हम क्या यूज़ कर सकते हैं, मोलिक्यूल वर्ड यूज़ कर सकते। थर्ड और फोर्थ एग्जाम्पल हमारे थे H2 प्लस Cl2। तो यहाँ पे 1 वॉल्यूम फॉर्मेशन ऑफ 2 वॉल्यूम, तो इसे अब हम क्या कहेंगे, 1 मोलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट्स विथ 1 मोलिक्यूल ऑफ क्लोरीन, फॉर्मेशन ऑफ 2 मोलिक्यूल ऑफ HCl। ये मोलिक्यूल पूरा वर्ड है। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल था सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट विद ऑक्सीजन, फॉर्मेशन ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो रिएक्शन से क्या पता चल रहा है, 1 वॉल्यूम
sorry 2 volume of sulfur dioxide react with 1 volume of oxygen formation of 2 volume of sulfur trioxide. तो यह भी क्या होगा 2 मोल sulfur dioxide react with 2 mole of oxygen formation, sorry 1 mole of oxygen formation of 2 mole of sulfur ट्राइऑक्साइड. इसे हम क्या कहेंगे एवोगाड्रोस लॉ. ये लॉ भी गैसेस के लिए एप्लीकेबल है. टेम्परेचर प्रेशर के कंडीशन सेम होने चाहिए. अगर टेम्परेचर प्रेशर तीनों पे सेम ही है तो क्या होगा इसका जो वॉल्यूम होता है ये किसके इक्वल में होगा उसके मोलिक्यूल के इक्वल में होगा. इसे क्या कहोगे एवोगाड्रोस लॉ. तो चलो इस लॉ पे एक न्यूमेरिकल देखते हैं. आपके टेक्स्ट आपके सिलेबस में नहीं दिया न्यूमेरिकल लेकिन हम एक देख लेते हैं. ये CBSE का है. व्हेन 100 ml of CH4 burnt in it produce CO2 and H2O. तो क्या है मीथेन गैस क्या हो रहा है बर्न हो रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड वाटर फॉर्म कर रहा है. बर्न हो रहा है मतलब एयर में किसके साथ बर्न होगा ये ऑक्सीजन के साथ बर्न होगा. जब भी कुछ भी बर्न होता है एयर में तो ऑक्सीजन यूज़ होता है. तो हमें क्या फाइंड आउट करना है कितना ऑक्सीजन यूज़ किया उसने एटमॉस्फेयर में से और कितना कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ किया. ओके उन्होंने कहा है एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर. तो ये कौन सा लॉ है ये लॉ है गे-लुसैक्स लॉ. तो चलो पहले रिएक्शन लिखते हैं. अकॉर्डिंग टू देम अमोनिया सॉरी मीथेन क्या हो रहा है बर्न हो रहा है बाय यूजिंग द ऑक्सीजन और क्या फॉर्म हो रहा है CO2 फॉर्म हो रहा है और उसके साथ क्या हो रहा है वाटर वेपर्स भी क्या हो रहे फॉर्म हो रहे. ओके तब ये वाटर किस में प्रेजेंट है लिक्विड में प्रेजेंट है. तो इसे हमें कंसिडर नहीं करना है क्योंकि लॉ एप्लीकेबल है फॉर गैसेस ओनली. तो यहाँ पे जो लिक्विड फॉर्म होता है इसे हम कंसिडर नहीं करेंगे. हम सिर्फ इन 3 चीज़ों को कंसिडर करेंगे बिकॉज दे ऑल आर प्रेजेंट इन गैसियस स्टेट एंड गे-लुसैक्स लॉ इज़ एप्लीकेबल फॉर गैसेस ओनली नॉट फॉर लिक्विड. तो चलो यहाँ पे पहले हम रिएक्शन को बैलेंस कर लेते. 1 कार्बन है राइट. 4 हाइड्रोजन है. यहाँ पे क्या है कितने हाइड्रोजन दिख रहे 2. तो यहाँ पे मैं 2 लगा लेती हूँ तो कितने हो जाएंगे 4. और यहाँ पे क्या है 2 ऑक्सीजन है और यहाँ पे 4 ऑक्सीजन हो गए. तो यहाँ पे भी क्या लगाना पड़ेगा 2. 2 2 ज़ा 4 2 प्लस यहाँ पे 2 है कितने हुए 4. तो बैलेंस हो गया. ओके लेकिन अभी हमें इसको कंसिडर नहीं करना है. तो चलो वॉल्यूम देखते हैं. अभी क्या हुआ था इसका कितना था 1 वॉल्यूम 2 वॉल्यूम 1 वॉल्यूम राइट. उन्होंने दिया है कितना है ये दिया है 100 ml और ये हमें फाइंड आउट करना है और ये भी हमें फाइंड आउट करना है. कर सकते हैं ईजी. ये 1 वॉल्यूम 100 था ये 2 वॉल्यूम लग रहा है मतलब ये कितना हो जाएगा 200 ml एंड तब ये कितना फॉर्म होता है 1 वॉल्यूम मतलब कितना फॉर्म होगा 100 ml. आ रहा है समझ में आ रहा है सबको. एक बार फिर से देखो क्या हो रहा था मीथेन गैस एयर में बर्न हो रहा था. कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को फॉर्म कर रहा था. वाटर लिक्विड फॉर्म में इसलिए इसको कंसिडर नहीं करेंगे लेकिन केमिकल रिएक्शन बैलेंस कर लेनी पहले तभी हमें कोएफिशिएंट मिलेंगे जिनको स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कहते हैं. बाद में हमें देखना है वो. तो यहाँ पे मुझे कुछ भी कोएफिशिएंट नहीं दिख रहा है मतलब क्या होगा 1 वॉल्यूम. यहाँ पे 2 दिख रहा है 2 वॉल्यूम. यहाँ पे भी कुछ भी नहीं है मतलब 1 वॉल्यूम. ये लिक्विड में इसलिए कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि लॉ एप्लीकेबल है फॉर गैसेस ओनली. तो उन्होंने क्या कहा था 100 ml ऑफ अमोनिया सॉरी 100 ml ऑफ मीथेन बर्न. तो ये 100 ml है तो इन दोनों का अमाउंट पूछा है. तो 1 के लिए अगर 2 लगता है तो 100 के लिए कितना लगेगा 200. ये 1 से अगर 1 बनता है तो 100 से कितना बनेगा 100 ml. तो वॉल्यूम क्या होगा ऑक्सीजन कितना यूज़ होगा 200 ml यूज़ होगा फ्रॉम एटमॉस्फेयर और कार्बन डाइऑक्साइड कितना रिलीज़ होगा 100 ml अगर 100 ml मीथेन क्या होता है बर्न होता है तो. ओके नाउ दिस इज़ होमवर्क टू यू. आप लोग खुद से करोगे और मुझे आंसर मैसेज करोगे या कमेंट करोगे. 60 ml नाइट्रोजन गैस रिएक्ट्स विथ हाइड्रोजन गैस. ये हैबल्स प्रोसेस की रिएक्शन है टू फॉर्म अमोनिया एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर. टीपी मतलब टेम्परेचर प्रेशर. फाइंड वॉल्यूम ऑफ H2 यूज़. अगर 60 ml नाइट्रोजन यूज़ होता है तो कितना हाइड्रोजन लगेगा और कितना अमोनिया गैस फॉर्म होगा ये आप लोगों को फाइंड आउट करना है. ये भी क्या है गे-लुसैक
लॉ ही है। तो आई होप आप लोग कर सकते हो, करो आप लोग और मुझे आंसर बताओ। ओके, आगे एक छोटी सी थ्योरी लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। ये जो जॉन डाल्टन थे, ये क्या कर रहे थे, काम कर रहे थे किस पे, वो एटम पे काम कर रहे थे। तभी उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस थ्योरी को नाम दिया अ न्यू सिस्टम ऑफ केमिकल फिलोसॉफी इन द ईयर ऑफ 1808। ये बहुत पहले की बात है। तो उन्होंने प्रपोज किया, उन्होंने काम किया एटम पे, एटॉमिक थ्योरी पे काम कर रहे थे, तो उन्होंने एटम पे काम किया और उन्होंने जो ऑब्जर्वेशन उनको दिखे उन्होंने उसको नाम दिया फीचर्स। तो कुछ फीचर्स है डाल्टन्स थ्योरी के, वो हमेशा एग्ज़ाम में आते हैं, स्टेट एंड एक्सप्लेन डाल्टन्स थ्योरी और स्टेट एंड एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ डाल्टन्स थ्योरी और डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो ये पहले बार हो रहा था कि कोई एटम के बारे में बात कर रहा था या एटॉमिक थ्योरी के बारे में बात कर रहा था। तो सबसे पहले एटम के बारे में जो रिसर्च किया था वो थे जॉन डाल्टन। तो अकॉर्डिंग टू हिम, उन्होंने जो ऑब्जर्व किया और उसमें से कुछ कंक्लूजन निकाले, तो सबसे पहला फीचर था, वो अभी मैटर के अंदर जाके बात कर रहे थे, तो उनका कहना था मैटर कंसिस्ट ऑफ टाइनी टाइनी पार्टिकल्स होंगे, मतलब सॉलिड पार्टिकल्स होंगे, इंडिविजिबल इंडिविजिबल मतलब जिनको और स्मॉल फॉर्म में हम कन्वर्ट नहीं कर सकते, सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होगा ये, उनको उसने नाम दिया एटम। मतलब मैटर के अंदर जो टाइनी छोटे छोटे पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं, सबसे स्मॉलेस्ट वाला पार्टिकल जिसका और डिवीजन होना पॉसिबल नहीं है, ऐसे पार्टिकल को डाल्टन ने क्या नाम दिया, एटम नाम दिया। उन्होंने और भी बताया एटम के बारे में, जैसे सेकंड फीचर था उनका, ऑल एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट। अगर किसी एक एलिमेंट को हम पकड़ते तो उसमें जितने भी एटम प्रेजेंट होंगे, दे हैविंग द आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज़, उन सब के प्रॉपर्टीज़ क्या होंगे, सेम होंगे, आइडेंटिकल होंगे, इंक्लूडिंग द मास, उनका मास भी क्या होगा, सेम होगा। मतलब अगर मैंने कार्बन एलिमेंट लिया है और कार्बन एलिमेंट में बहुत सारे एटम प्रेजेंट है, तो इनमें प्रेजेंट होने वाले सारे जो एटम्स होंगे वो क्या होंगे, हैविंग द आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज़ एंड आइडेंटिकल मास। एंड उन्होंने ये भी बताया एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफर इन मास। अगर दो अलग अलग एलिमेंट उठाते हो तो उनका मास भी अलग होगा, प्रॉपर्टीज़ भी क्या होंगे, अलग होंगे। मे बी एक आध प्रॉपर्टीज सेम हो सकती, लेकिन मास क्या होगा, मास आर ऑलवेज डिफरेंट। तो ये बहुत बड़ा पॉइंट था या बहुत बड़ी थ्योरी थी। एक नया क्या हुआ था, दरवाज़ा खुला था कि इसके बारे में, एटम के बारे में लोगों ने तब बात करना या साइंटिस्ट ने बात करना शुरू किया। उसके बाद बहुत सारे थ्योरीज आए, लेकिन ये पहली थ्योरी थी। तो ये पहली थ्योरी थी, तो इसमें थोड़े से लिमिटेशंस भी होंगे, लेकिन हम पहले फीचर्स देख लेते थे। पहला फीचर था मैटर कंसिस्ट ऑफ टाइनी इंडिविजिबल पार्टिकल कॉल्ड एटम, ऑल एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट हैविंग द आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज़ एंड मास। मतलब सेम एलिमेंट जो होगा उसमें प्रेजेंट होने वाले एटम के प्रॉपर्टीज़ और मास क्या होगा, आइडेंटिकल होगा। अगर एलिमेंट डिफरेंट है तो मास क्या होगा, चेंज होगा। जो थर्ड फीचर था वो था कंपाउंड्स आर फॉर्म। जो कंपाउंड्स होंगे वो फॉर्म होंगे फ्रॉम एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। अलग अलग एलिमेंट के एटम कंबाइन होंगे और क्या फॉर्म करेंगे, कंपाउंड फॉर्म होंगे। लेकिन क्या होगा, एक फिक्स रेशियो होगा। ये जो एलिमेंट कंबाइन होंगे एक फिक्स रेशियो में कंबाइन होंगे और कंपाउंड फॉर्म करेंगे। मतलब यहाँ पे डाल्टन कौन सा लॉ को प्रपोज कर रहे हैं, कौन से लॉ को सपोर्ट कर रहे हैं, ये सपोर्ट कर रहे हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। मतलब हो सकता है कंपाउंड क्या है, दो एलिमेंट्स क्या है, एक दूसरे के साथ कंबाइन होंगे और अलग अलग कंपाउंड बनाएंगे, लेकिन उनका क्या होगा, एक फिक्स रेशियो होगा एलिमेंट का कॉम्बिनेशन का। मतलब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट एक दूसरे के साथ कंबाइन हो सकते हैं, बहुत सारे कंपाउंड बना सकते हैं, लेकिन कंपाउंड बनते वक्त उनका जो कॉम्बिनेशन होगा वो क्या होगा, एक फिक्स रेशियो में होगा। मतलब ये किसको सपोर्ट कर रहे हैं, ये सपोर्ट कर रहे हैं द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को। उसके बाद था नेक्स्ट था केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्स ओनली रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम। मतलब एटम्स क्या होंगे, एक जगह से दूसरी जगह पे क्या होंगे, सिर्फ रीऑर्गेनाइज होंगे, रीअरेंज होंगे। एटम नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शन। ये हम पहले भी सुन चुके हैं।
एटम नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शन। जैसे हमने मास का बोला था, मतलब ये किसे भी और किसे सपोर्ट कर रहे हैं, ये सपोर्ट कर रहे हैं, इन्होंने एक्सप्लेन किया है यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास में हम कहते थे मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इन्होंने क्या कहा, एटम नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शन। सिर्फ क्या होंगे, उनकी जगह चेंज होंगी, उनका कॉम्बिनेशन चेंज होगा, लेकिन उनका नंबर हम कम भी नहीं कर सकते और बढ़ा भी नहीं सकते। इसलिए हम रिएक्शन को बैलेंस करते, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड, रिएक्टेंट की साइड और प्रोडक्ट की साइड। मतलब बाय दीज टू फीचर्स और दीज टू पॉइंट्स, वो दो लॉ को क्या कर रहे हैं, प्रूव कर रहे हैं। पहला यहाँ पे लॉ प्रूव हो रहा है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, क्योंकि फिक्स रेशियो एलिमेंट क्या होते, कंबाइन होते। और दूसरा क्या कहा उन्होंने, एटम सिर्फ रीअरेंज होंगे, वो नाइदर भी क्रिएटेड नॉर भी डिस्ट्रॉयड, उनको हम बना भी नहीं सकते, उनको डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी हमेशा एग्जाम में आता है फॉर 2 मार्क्स और फॉर 3 मार्क्स। स्टेट एंड एक्सप्लेन डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो आज के लिए इतना ही था बच्चों। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम एटम मोलिकुलर मास देखेंगे, मोलिकुलर मास कैसे फाइंड आउट करते हैं वो देखेंगे, और बहुत सारे कैलकुलेशंस देखने हमें नेक्स्ट लेक्चर में। आइसोटोप्स क्या होते हैं उनके कैलकुलेशंस देखने हैं। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुद का ख्याल भी रखिए। थैंक यू वेरी मच।